Hello students, I am Ajit Upadhyay. In today's video lecture, we will study about Nernst equation, which is a very important topic of electrochemistry. और बेटा हम सभी जानते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। बट अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना रखी जाए, मीन्स क्या है कि अपने इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशंस को चेंज कर दिया जाए, तो फिर आप इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए साइंटिस्ट थे अपने पास जिनका नाम था नर्नस्ट। उन्होंने एक इक्वेशन बनाई और बताया कि जब आप इसकी कंसंट्रेशन अभी तक जब आप स्टैंडर्ड वैल्यू रखते थे तो 1 मोल पर लीटर रखते थे इन दोनों इलेक्ट्रोड के सोल्यूशन की। बट अगर सपोज करिए हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल इफ़ द कंसंट्रेशन आर नॉट 1 m, मीन्स अगर हमारे इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशंस हैं वो 1 m ना हो, यानी 1 मोल पर लीटर ना हो, तो फिर हम उसकी सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे वाल्टर नर्नस्ट। इन्होंने एक इक्वेशन बनाई और इस इक्वेशन की मदद से हम लोग किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पर अपने सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू हो, तो भी हम गैल्वेनिक सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। अब आपको समझ में आ गई होगी कि वही नर्नस्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से हम लोग ई सेल को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ई सेल दिख रहे हैं, एक ई सेल है, दूसरा ई नोट सेल है। ई नोट सेल को हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल बोलते हैं, और ई सेल जो है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल है। ई सेल इज द सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और ई नोट सेल इज द सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसके बाद आप सभी को पता है कि आर क्या हो सकता है, गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है बेटा, गैस कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है, टी हमारा टेम्परेचर है, जैसे 298 केल्विन हम स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं इसकी, टेम्परेचर इन केल्विन। एन होता है टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जो आप सीख चुके हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या टोटल चार्ज ट्रांसफ़र। ओके। एफ इज़ द फैराडे कांस्टेंट, एफ क्या है बेटा, फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 96487। बट इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको 96500 कूलम पर मोल भी लिख सकते हैं। ओके। इसके बाद क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका जो है रिएक्शन क्विटेंट, और इसको हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके। तो अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग गिवन कंसंट्रेशंस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सभी इसको नोट करिए। ओके। सपोज करिए एक रिएक्शन है अपने पास, ए प्लस बी प्लस गिव्स आउट सी प्लस डी। इसमें क्यू की वैल्यू जो होगी वो सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। और बेटा याद रहे इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर ये जो स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं सी और डी, ये पावर में लगेंगी, ऐसी ए और बी भी पावर में लगेगी। ऐसा हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इन कंसंट्रेशन का यूज करके आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इससे पहले आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। ओके। यस, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। जो लॉग क्यू लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी डिवाइड बाई ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी।
और बेटा ये जो आर है, टी है और एफ है, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। इन तीनों की वैल्यू रख करके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक नया कांस्टेंट हमको मिल सकता है, क्योंकि आर, टी और एफ तीनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा है, तो हमारा आ गया 0.0592। देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर की जगह 298 रख दिया, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, तो हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब हम यहाँ बात करेंगे व्हाट इज द सेल वोल्टेज ऑफ डैनियल सेल रनिंग विद 0.1 m ZnSO4 एंड 0.5 m CuSO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको ZnSO4 की कंसंट्रेशन दी गई है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है। यहीं पे कॉपर सल्फेट की भी कंसंट्रेशन नॉन स्टैंडर्ड है। तो हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन लगाएंगे इसमें, और इक्वेशन को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि जो नीचे इक्वेशन दी गई है डैनियल सेल की बैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें आप देख रहे हैं Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए इस इक्वेशन में n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा एक बात जान लो कि जो ई नोट सेल होता है कहाँ से पता चलता है, ये हमें स्टैंडर्ड जो केमिकल सीरीज दी गई है उससे पता चलता है। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वैल्यू Zn की दी गई है 0.76, ये टेबल में है, माइनस और फिर कॉपर की है प्लस में 0.34। तो हम लोग यहाँ ई नोट सेल इज इक्वल टू लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे, ई आर माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो 0.34 और माइनस करेंगे 0.76 को, तो पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू। ओके बेटा, आप सबको पता चल गया। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या हो सकता है, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ 2 हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी n की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर दी, यहाँ पे 2 हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई नोट सेल या तो हमें गिवन रहेगा इक्वेशन में, या गिवन नहीं है तो फिर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली टेबल से उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। अब यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन अपने कॉपर का हो रहा है, तो कॉपर की वैल्यू आगे लिखी जाएगी, यानी 0.34 फिर माइनस का साइन लगेगा, है ना। और माइनस का साइन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, -0.76 रखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये सारा सब कुछ ऐड हो जाएगा, और ई नोट सेल की वैल्यू आएगी 1.1 वोल्ट। कितनी आएगी, ई नोट सेल इज इक्वल टू आएगी 1.1 वोल्ट। इस वैल्यू को यहाँ नर्नेस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हमारे पास 2 चीज़ें पता चल गई। अब क्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। याद रखिएगा जो सॉलिड स्टेट में होती हैं प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, उनको उनकी कंसंट्रेशन का यूज नहीं करते हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या है कि इफ़ कंसंट्रेशंस आपकी जो है, जो सॉलिड स्टेट की उसकी तो 1 हो जाएगी, तो उसको तो छोड़ देंगे। बट जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ऊपर लिखा जाएगा Zn++ की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Cu++ की कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया था, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। ओके, नर्नेस्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करेंगे अब हम लोग, और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाई n लॉग Zn++ की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Cu++ की कंसंट्रेशन। और अब आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करिए। ई नोट सेल की वैल्यू 1.1 रखिए, और n की वैल्यू आप लोग रख दीजिए 2, और उसके बाद आप लोग Zn2+ की कंसंट्रेशन देखिए, ZnSO4 की कंसंट्रेशन क्या दी गई है, उस कंसंट्रेशन को रखिए। हमें लग रहा है 0.1 रखी गई है, ठीक, और इसकी कॉपर की 0.5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 ये रहेगा माइनस 0.0592 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा log 2 हो जाए, log 2 नहीं, log 0.2 log। एक मिनट इसको सॉल्व करिए ज़रा। 1/5 आएगा, 1/5 को आप लिखेंगे log 0.2, और इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो हमारा आंसर बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। लॉग की वैल्यू देखनी आपको आनी चाहिए।
ओके, तो ई सेल इज इक्वल टू 1.12 वोल्ट हमारा आ गया। तो बेटा हम सभी ने सीखा है कि हम कैसे जो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू होगी उसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। इनका सबका यूज कहाँ होता है, बोर्ड में पूछा गया कई बार, तो पीएच मीटर में इसका यूज होता है। ओके, अब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की भी बात कर लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की। अब इन्होंने कहा कि द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन विद द पीएच ऑफ 9, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चेंज किया। क्यों? क्योंकि पीएच क्या दिया है, 9 दिया है सोल्यूशन का। और बेटा जब पीएच 9 है तो हम लोग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इस बिहाफ पे पीएच जब 9 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻9 हो जाएगी। याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। अगर पीएच 5 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 हो जाएगी। अगर पीएच 1 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 हो जाएगी। इस तरीके से पीएच जब भी आपको पता होगा तो आप H प्लस की कंसंट्रेशन उसी की 10⁻⁻ लगा दीजिए बस। जैसे पीएच 9 तो H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁹ मोल पर लीटर। ओके, कंसंट्रेशन आपको पीएच मतलब H प्लस की पता चल गई। अब हम लोग इसका ई नोट सेल जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट हाफ H2। तो यहाँ इस पूरी रिएक्शन को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफ़र होता हुआ आपको दिख रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे कि आपको क्या करना है कि इसका जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अपना ई सेल क्या होगा, कौन सी कंडीशन पे, जब पीएच 9 है, यानी जब आपने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को चेंज किया है। तो अब इसके लिए आप नर्नेस्ट इक्वेशन लगाइए यहाँ पे, और नर्नेस्ट इक्वेशन में आप लोग लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n और log H2 डिवाइड बाई H प्लस। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, और इस सारी वैल्यू n की वैल्यू है, ई नोट की वैल्यू, सारी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, और आपको बहुत आसानी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। तो देखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू हमने लिखा। अब ये जो ई नोट सेल है इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 0 रख दोगे। n की वैल्यू क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। और log Q जो है वहाँ पे क्या आएगा, H2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई H प्लस की कंसंट्रेशन। तो H प्लस H2 की कंसंट्रेशन यानी pH2 1 होता है वो, और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻⁹। इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे H E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ई नोट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देन n की जगह 1 रख दिया, और ये log 1 डिवाइड बाई 10⁻⁹ याद रखिएगा। और बस आपको तुरंत ई सेल पता चल गया कितना है, 0.531 वोल्ट। तो आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं, है ना। किस तरीके से हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करके किसी भी डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जब हमको कंसंट्रेशन चेंज करके दी जाए, है ना। अब सपोज करिए कि हमारा ये एक डैनियल सेल है जिसकी रिएक्शन चलती चलती और अब ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ गया। तो बेटा जब कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाती है तो उसमें क्या होता है, आपको देखना पड़ेगा कि नेट रिएक्शन जो होती है वो अबाउट ऐसे रुक जाती है, ठीक है। तो जब नेट रिएक्शन रुक जाएगी तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। रुकी नहीं है रिएक्शन, लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। अब आपको दिख रहा है कि हमारी नेट रिएक्शन रुकी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन जो होती है, कॉपर प्लस प्लस की कंसंट्रेशन की जो है, ये दोनों कांस्टेंट हो जाती है। तो अब ऐसी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी जगह पे हम लोग एक इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके इसमें log Kc को इंट्रोड्यूस करेंगे। Kc कब यूज होता है, Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना Z log Q, या लिखते हैं log Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन Cu प्लस प्लस की कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे हम लोग log Kc को लिख देंगे बस।
यहाँ पे जब कभी आपको कोई सेल इक्विलिब्रियम पे दिखाई जाए, यानी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने को कही जाएगी, तो यहाँ पे आप नर्नेस्ट इक्वेशन में जहाँ लॉग क्यू लिखते हैं वहाँ पे लॉग के सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लॉग के सी लिख देंगे और इसको रीअरेंज कर देंगे। अगर लॉग के सी की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, और नहीं तो के सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है। अच्छा एक बात देखिए, ई नॉट से ई सेल जो होगा इक्विलिब्रियम पे, जो अपना एक्सटर्नल कंसंट्रेशन होती है, जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है? इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि हमारा सेल एट इक्विलिब्रियम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा? जीरो। तो ई सेल जब जीरो हो गया तो फिर हम वैल्यू पुट किए और ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये निकल गया, के सी इज इक्वल टू लॉग के सी इज इक्वल टू दिस वन, ई नॉट सेल इंटू एन डिवाइड बाई 0.059 वोल्ट। तो इस तरीके से आप के सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे एक ही बात समझने वाली है कि ई सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम जीरो होता है। तो आप जब नर्नेस्ट इक्वेशन में उसकी वैल्यू जीरो कर देंगे तो ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमको केवल क्या क्या बचेगा उसमें? ई नॉट सेल बचेगा, एन बचेगा, है ना, और उसके बाद के सी बचेगा। तो के सी और ई नॉट सेल में एक रिलेशन आपको सामने दिख रहा है, नोट करिए इसको। चलिए देखते हैं। कंसीडर अ गैल्वेनिक सेल मेड फ्रॉम द हाफ सेल यूजिंग मैग्नीशियम एंड निकिल। मैग्नीशियम और निकिल से मिल करके एक हाफ सेल बनाया गया है। ठीक है, ये इक्वेशन इसमें चल रही है। इसमें Mg++ की कंसंट्रेशन 1 मोलर है और Na की भी 1 मोलर है। ठीक है, अब हम करते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ऑफ दिस सेल, ट्राई द सॉल्व द प्रॉब्लम इन योर ओन बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, आप लोग इसको करने की कोशिश करिए। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब कुछ दिया, मतलब आपको करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है, इसका मतलब ये सेल हमारा एट इक्विलिब्रियम पे है और इक्विलिब्रियम पे ई सेल कितना होता है? जीरो होता है। तो हम लोग ई नॉट सेल निकाले वाली इक्वेशन इसमें लगाएंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले टोटल चार्ज ट्रांसफर भी निकालिए, क्योंकि mg का केस है, mg में 2 होता है। तो इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू दी। अब इसमें ये देखना जो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसी का ऑक्सीडेशन होगा। mg का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता हुआ आपको दिखेगा और ni का रिडक्शन। तो आप इस वाली ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल लिखेंगे और यहाँ ई आर की जगह आप किसकी? ni की वैल्यू पुट करेंगे और माइनस में इसको करेंगे तो आपका ई नॉट सेल आ जाएगा 2.11 वोल्ट। क्लियर है? अब इस 2.11 वोल्ट में की वैल्यू आप उठाएंगे और अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए, और टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है बेटा? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी 2 है यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं कि के सी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे। आप लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/NF और सारी वैल्यू यहाँ पे पुट होंगी। ठीक है, लॉग के सी इज इक्वल टू ये आता है, इनकी वैल्यू पुट करिए और के सी की वैल्यू आपकी आ गई 3.16 इंटू 10⁻71 और देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आई है। के सी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस समय क्या हो चुकी है? ज़्यादा हो चुकी है, तभी तो इक्विलिब्रियम पे आया है। ओके, तो इस तरीके से आपने सीखा कि किस तरह हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। जब हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाती है सेल, तब हम लोग के सी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे गिब्स एनर्जी के बारे में। यदि किसी भी सेल का गिब्स एनर्जी आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिया जाएगा, उसको आपको दिमाग में बिठाना है। गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गिब्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा जी से।
तो डेल्टा जी नॉट इज इक्व टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए नोट लगा हुआ है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। अगर यही नोट ना लगा होता, केवल डेल्टा जी होता, तो फिर उसको बोलते हैं गिव्स एनर्जी फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट रहेगा तो आपको ई नॉट सेल लेना है, और जब केवल डेल्टा जी रहेगा तो आपको ई सेल लेना है। बस इतनी सी फर्क है। यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल आपको चाहिए होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। ई नॉट सेल की वैल्यू पता हो, फैराडे कांस्टेंट फिक्स होता है 96500 लिख सकते हैं, और एन की वैल्यू आप किसी भी रिएक्शन को देख करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको पहले ही सिखा रखी है हमने। तो उससे आपका गिब्स एनर्जी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो अब इस पे भी हम एक न्यूमेरिकल को देखेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्योंकि इसमें नोट लगा है, और के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और इस तरीके से आप ये पहले एक इक्वेशन पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इज इक्व टू माइनस आर टी लॉग के, तो उससे कोरिलेशन है। लेकिन इस वाली इक्वेशन का हमको अपने इस चैप्टर में कोई यूज नहीं करना, हमको यूज करना है डेल्टा जी नॉट इज इक्व टू माइनस एफ ई नॉट सेल। इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो आपको कॉपी में सिर्फ इसी को लिखना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्व टू माइनस एफ ई नॉट सेल। इससे ही हम लोग का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे। ओके बेटा, नोट कर लीजिए गिब्स एनर्जी का इक्वेशन, और यहाँ पे नोट हटा देंगे। अगर डेल्टा जी सिर्फ रखेंगे तो यहाँ जो ई नॉट सेल है इसकी जगह पे ई सेल केवल आएगा। अब हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल एट 298 केल्विन। एल्युमिनियम को मिलाया गया जिंक के साथ। ठीक है, अब कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सेल। तो बेटा अब यहाँ पे समस्या ये है कि आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए इक्वेशन की मदद से। एल्युमिनियम और जिंक का जो आपस में कंबाइन किया गया है, इसकी मदद से आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आपको एन पता चल जाए, एफ की वैल्यू पता है, और फिर आपको ये भी पता है इस साइड यानी सेल रिप्रेजेंटेशन से कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम ई नॉट सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि टेबल की मदद से आपको पता चला कि एल्युमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस में 1.66 है, और जेड का है माइनस में 0.76। तो जिसका जितना ज़्यादा माइनस होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। और इस तरीके से 0.76 पहले लिखा गया और इसको सॉल्व किया गया तो 0.9 वोल्ट आपका ई नॉट सेल आ गया। और हमने जब इसका बैलेंस इक्वेशन देखा तो इसमें एन की वैल्यू भी हमारी 6 आ रही है, क्योंकि एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज का लोचा हो रहा है और यहाँ पे जिंक पे +2 चार्ज का लोचा हो रहा है। तो वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला करके इनका एलसीएम लेकर के 6 आपकी एन की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन में आपको ई नॉट सेल भी पता चल गया है, एन की वैल्यू पता चल गई है, तो क्या आप अब आसानी से स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई ही तो करना है। यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्व टू माइनस एन, एन की वैल्यू आप लोग 6 रख देंगे, एफ की जगह क्या रखेंगे 96500 रख देंगे, और जब आपका ई नॉट सेल की वैल्यू रखी जाएगी तो वो आ जाएगी 0.90 वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन तीनों की वैल्यू पुट करके और देखेंगे कि जो आपकी गिब्स एनर्जी आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, माइनस गिब्स एनर्जी का मतलब होता है कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ऐसा आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है। गिब्स एनर्जी माइनस में होती है तो माना जाता है कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो जहाँ जहाँ भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी वहाँ पे गिब्स एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। और सबकी वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पहले आया था 521 और 000, लेकिन हमने वहाँ पे फिर 1000 से डिवाइड किया उसको, तो हमने किलो जूल में आंसर रख दिया। समझे भैया? इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 521 नहीं आएगा,
521 के आगे 3 जीरो और आएगा, लेकिन तीनों जीरो को हमने ख़त्म करके इसको आंसर किस में लिख दिया, किलो जूल में। याद रखिएगा आप, यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो जूल में आएगा, लेकिन किलो जूल में करने के लिए 1000 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमको ई नोट सेल जब पता है तो हम केसी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो केसी को फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा है, ई नोट सेल की वैल्यू रखी गई, एन की वैल्यू रखी गई, डिवाइड कर दिया 0.059 से, तो के लॉग के सी इक्वल टू आ गया 91.525। इसके बाद इसका एंटी लॉग देख लिया तो 3.350 इंटू 10⁻91 आपका आंसर आ गया। तो आपने यहाँ पे गिब्स एनर्जी भी सीख लिया कि किस तरीके से हम लोग गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलेंगे, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।